हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ फन एकेडमी। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी माय डियर फ्रेंड्स। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं क्योंकि एक दो दिन बीच में तबीयत सी खराब थी, जिसकी वजह से मैं आपकी फ्राइडे को भी क्लास नहीं ले पाया था, सैटरडे संडे भी अपनी क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब हम उपस्थित हैं और मेरे प्यारे दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में जो वंश जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, सैयद वंश के बारे में। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत वाईफाई स्टडी ए पार्ट ऑफ फन एकेडमी। गुड इवनिंग। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो यहाँ डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल यहाँ पर दिखेगा और वहां जाते ही फॉलो कर लेना है, ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल क्लासेस लगाई जाती हैं वो सारी स्पेशल क्लासेस आप आसानी के साथ में देख सकेंगे। अभी मेरा एसएससी कैटेगरी में मेरे प्यारे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स आ रहा है। एसएससी कैटेगरी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला कोर्स जो है 3-4 दिन बाद में स्टार्ट हो जाएगा और एसएससी कैटेगरी में रहेगा, फाउंडेशन बैच रहेगा। काफी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ना केवल मेरी क्लास अवेलेबल रहेगी बल्कि एसएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर उनकी सबकी क्लासेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और मेरा रेफरल कोड जो है ये प्रवीण 11 है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये रेफरल कोड आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट फीस में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको पता होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर वीकली क्विज होता है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ हर 3 सेशन के बाद में डाउट सेशन भी रखा जाता है। तो आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करेंगे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स आपका ज्वाइन करना है आप लोगों को, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। अब देखिएगा, सैयद वंश के बारे में बात चल रही थी शायद, और इस सैयद वंश के बारे में मैंने आपको ये बताया था। क्या बताया था जी? मैंने ये कहा था 1414 से 1451 1451 ईस्वी तक शासन किया गया था सैयद वंश के द्वारा। लेकिन कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एग्जाम के दृष्टिकोण से सैयद वंश में नहीं आती है। एक बात तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इसका संस्थापक जो आता है सैयद वंश का, इसका नाम क्या था? तो भैया संस्थापक का नाम क्या था? खिज्र खां। क्या नाम है? खिज्र खां। क्या इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 में तैमूर के द्वारा इंडिया के ऊपर अटैक किया गया था, भारत के ऊपर आक्रमण किया गया था। ये चर्चा हमने की थी। तो तैमूर जो है ये जाते समय लूटपाट भी करके गया था और उसी तैमूर का पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख। क्या नाम बताया मैंने? तैमूर के पुत्र की बात अगर की जाएगी तो इसका नाम आता है शाहरुख। और खिज्र खां जो है ये नियमित रूप से शाहरुख को कर भेजा करता था और इसने रैयत आला की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा था। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात मैं इसके लिए ये बता सकता हूं कि इसने स्वयं को रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट रखा। दूसरी बात हम यहां पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मैंने ये कहा कि खिज्र खां जो है ये शाहरुख के पास में नियमित रूप से कर भेजा करता था, नियमित रूप से कर भेजता था, नियमित रूप से कर भेजता था, मतलब एज ए असिस्टेंट ये कार्य कर रहा था और इसके द्वारा अपने आप को रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट इसके द्वारा अपने आप को रखा जाता है। दूसरी बात अगर अपन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह जो है शाहरुख के नाम का इसके द्वारा खुतबा भी पढ़ाया गया। और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये सालाना जो है ये इसको कर भेजा करता था। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट बात आ सकती है सैयद वंश में से? अगर आपसे पूछेगा तो और कोई तो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऐसा शासक भी नहीं जिसके बारे में हम पढ़े। वैसे अगर देखा जाए तो सैयद वंश में मेरे प्यारे दोस्तों एक तो शासक आता है आपका जिसका नाम आता है मुबारक शाह।
मतलब इसी खिजर खां के बाद में तो शासक बना था, इसका नाम आता है मुबारक शाह। और एक आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम आता है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। और अगर आपसे ये पूछे कि अंतिम शासक कौन था इस सैयद वंश का, तब आपका आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम है? अलाउद्दीन आलम शाह। ये अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का, सैयद वंश का अंतिम शासक आता है। बाकी और कोई भी बात आप लोगों से सैयद डायनेस्टी में से नहीं पूछी जाती है। एक तो आपसे ये पूछ सकता है रेलवे या एसएससी लेवल पर अगर हम बात करें, या फिर दिल्ली पुलिस लेवल पर अगर हम बात करें कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, आपका आंसर आएगा खिजर खां। या फिर दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान या शासक कौन था, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? खिजर खां आ जाएगा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि इस सैयद वंश का जो अंतिम शासक आता है वो अंतिम शासक कौन था, तब आपका आंसर आएगा अलाउद्दीन आलम शाह। और मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाए, अगर हम चर्चा करें, आपको ये तो पता होगा कि सैयद डायनेस्टी के बाद में दिल्ली सल्तनत में लास्ट डायनेस्टी जो आती है, लास्ट वंश जो आता है, वो लोधी वंश आता है। और उसका फाउंडर कौन था? ये मेरे प्यारे दोस्तों बहलोल लोधी। क्या नाम है? बहलोल लोधी। और ये जो अलाउद्दीन आलम शाह जो है, इसके द्वारा क्या किया गया, इसने शासन की जिम्मेदारी किसको सौंप दी थी? इस बहलोल लोधी को सौंप दी थी। शासन की जिम्मेदारी सौंपी, किसको सौंपी? ये मेरे प्यारे दोस्तों बहलोल लोधी को। और स्वयं कहां चला गया ये स्वयं चला गया बंदायू। कहां चला गया जी? बंदायू चला गया। बात बिल्कुल क्लियर होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा खिजर खां नियमित रूप से ये कर भेजा करता था शाहरुख को, जो तैमूर का पुत्र था। इसने स्वयं को रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रखा था। इसी खिजर खां के द्वारा शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़ाया गया था। इसने स्वयं के नाम का कोई खुतबा नहीं पढ़ाया था। फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह शासक को ऐसे कोई कार्य इन्होंने नहीं किए यहाँ पर जिनके बारे में हम चर्चा करें, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। फिर अंतिम शासक मैंने आपको बताया अलाउद्दीन आलम शाह, जिसने शासन की जिम्मेदारी बहलोल लोधी को सौंप दी। और स्वयं ये कहां चला जाता है? बंदायू चला जाता है। इस प्रकार 1451 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों एक नए वंश की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में होती है, और उसका नाम आता है लोधी वंश। कौन सा वंश है? लोधी वंश। उसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पर अब करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, लोधी वंश की बात अगर हम करें, लोधी वंश, और ये 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इनके द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था। सबसे पहले तो हम बात यहाँ पर लोधी वंश में करने वाले हैं। जो शासक आता है, संस्थापक इस वंश का, इसका नाम आता है बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके द्वारा 1451 ईस्वी से लेकर के यहाँ पर शासन जो है किया गया था 1489 तक। 1489 ईस्वी तक इसने शासन यहाँ पर किया था। 1489 एडी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ईस्वी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहलोल लोधी को प्रशासन कहां से मिला है? अलाउद्दीन आलम शाह, जो इस सैयद वंश का अंतिम शासक था, जो स्वयं बंदायू चला गया था, उसने शासन प्रभार की जिम्मेदारी बहलोल लोधी को सौंपी है। तो एक तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लोधी वंश का संस्थापक है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके लिए पूछी जा सकती है कि अब तक जो जितने भी वंश हुए, जैसे हमने गुलाम वंश की बात की, खिलजी की बात की, तुगलक की बात की और सैयद की बात की, इनका संबंध मेरे प्यारे दोस्तों तुर्की से था, इसीलिए तुर्क कहलाते थे। जबकि हम यहाँ पर बहलोल लोधी की बात अगर अपन करें, ये मूल रूप से अफगानी था। इसीलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में अफगानी साम्राज्य का संस्थापक कौन आएगा? तो ये बहलोल लोधी आएगा। मैं यहाँ पर ये सबसे पहली बात तो ये लिख सकता हूं कि यह लोधी वंश का संस्थापक था। यह लोधी वंश का संस्थापक था तथा दिल्ली में अफगानी साम्राज्य की स्थापना की।
दिल्ली में अफगानी साम्राज्य की स्थापना जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों इसके द्वारा की जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहलोल लोदी से रिलेटेड हमसे पूछी जा सकती है वो क्या हो सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी यह जो है अपने यहाँ पर जो इसके सरदार हुआ करते थे उनके सामने ये कभी भी राजगद्दी के ऊपर मतलब सिंहासन या थ्रोन के ऊपर नहीं बैठा करता था, और अपने जो सरदार हुआ करते थे उनको मनशद ए अली कहकर ये पुकारता था। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जब भी कभी कोई महत्वपूर्ण सरदार जो इम्पोर्टेंट था जो अगर इससे नाराज हो जाता था तो ये अपने सर की पगड़ी उतार करके उनके सामने रख दिया करता था और ये कहता था कि अगर आपको मुझ में कोई कमी नजर आ रही है तो मेरे से बेहतर सुल्तान का चुनाव आप कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो बहलोल लोदी है ये मेरे प्यारे दोस्तों अपने सरदारों का सम्मान किया करता था। तो अपने सरदारों को मनशद ए अली कहकर पुकारता था। मनशद ए अली कहकर पुकारता था। दूसरी बात अगर अपन करें मेरे प्यारे मित्रों, एक और इंपॉर्टेंट बात यह आई कि यह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। सिंहासन का मतलब राजगद्दी थ्रोन की बात हम कर रहे हैं, सिंहासन पर नहीं बैठता था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जौनपुर के बारे में जो स्वतंत्र हो गया था इस लोदी वंश के अंतिम समय में, मतलब अगर हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों ये तुगलक वंश के काल में ये स्वतंत्र हो गया था, लेकिन इस बहलोल लोदी के द्वारा जौनपुर को जीत करके इस जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में शामिल वापस पुनः जो है ये इसी बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा तुगलक वंश के अंतिम समय जो जब कमजोर शासक आए फिर उस तुगलक के बाद में उस समय मेरे प्यारे दोस्तों जौनपुर जो है वो स्वतंत्र हो गया था। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसने जौनपुर को पुनः सल्तनत के साम्राज्य में शामिल किया। सल्तनत के साम्राज्य में शामिल किया। इसके द्वारा किया गया जी। ये हम बात कर रहे हैं बहलोल लोदी के बारे में जो लोदी वंश का संस्थापक है। साथ ही साथ में दिल्ली में अफगानी साम्राज्य की स्थापना इसके द्वारा की गई। ये अपने सरदारों को मनशद अली कहकर पुकारता था, कभी सिंहासन पर यह नहीं बैठता था। और साथ ही साथ इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई है कि जौनपुर को जीत करके दिल्ली सल्तनत के राज्य में वापस इसने इसको क्या कर लिया, शामिल कर लिया। गाइस शेयर जरूर करते रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगला शासक जो आता है इसी सल्तनत की अगर बात की जाएगी लोदी वंश में, और इस शासक का नाम आता है सिकंदर लोदी। क्या नाम है? सिकंदर लोदी। और 1489 से लेकर के 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक की बात अगर की जाएगी तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा शासन किया गया था। आपको ये तो पता ही होगा कि सिकंदर लोदी जो है इसके द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। और मेरे प्यारे दोस्तों 1506 ईस्वी की अगर हम चर्चा करेंगे 1506 में इसने यहाँ पर जो आगरा जो था उसको अपनी राजधानी बनाने का कार्य इसके द्वारा किया गया। साथ ही साथ यहीं पर आगरा में ही बादल महल का निर्माण जो आता है ये भी मेरे प्यारे दोस्तों इसके द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिएगा जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मैंने आपको ये कहा कि इसने 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना की और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। इसे अपनी राजधानी बनाया। दूसरी बात हम अगर करें मेरे प्यारे दोस्तों तो आगरा की ही बात आती है। यहां
बादलगढ़ किले का निर्माण करवाया। बादलगढ़ किले का निर्माण जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों इसके द्वारा यहाँ पर आगरा में ही करवाने का कार्य जो है ये दोस्तों किया गया था। तो मैंने आपको ये बताया है कि सिकंदर लोदी जो है ये बहलोल लोदी के जस्ट विपरीत था। कैसे? बहलोल लोदी मैंने आपको ये बताया था कि अपने सरदारों का सम्मान किया करता था, उन्हें मनसूर अली कह करके पुकारा करता था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है ये राजत्व का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था। हाँ जी, अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये कहता था कि अगर मैं मेरे किसी गुलाम को किसी पालकी में बैठा दूं, पालकी तो आप जानते होंगे है ना, डोली, तो मैं अगर मेरे किसी गुलाम को पालकी में बैठा दूं और मेरे सरदारों को ये कह दूं कि इसको कंधे पर लेकर के जाना है तो बिल्कुल वो अवश्य लेकर के चल देंगे। मतलब इसने खौफ बनाया जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार बहलोल लोदी जो था वो उदार था, अपने सरदारों का सम्मान किया करता था, लेकिन इसने सिकंदर लोदी ने अपने सरदारों में खूब पैदा करने का कार्य किया। इस प्रकार बहलोल लोदी मतलब जिस प्रकार हम बात कर सकते हैं गयासुद्दीन बलबन का नाम आपने सुना होगा, जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की प्रतिछाया कहा था, और वह भी रक्त और लोह की नीति के द्वारा, रक्त और लोह की नीति उसके द्वारा अपनाई गई थी। उसने भी खूब पैदा करने का कार्य किया था। ठीक ऐसा ही कार्य यहाँ पर सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। सिकंदर लोदी के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि यह स्वयं गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। किसके नाम से? गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, लिखा करता था। और क्या इंपॉर्टेंट है जो सिकंदर लोदी के बारे में अपने से पूछ सकता है? आपको ये तो पता होगा कि इसने भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का, बिल्कुल पता ही होगा जी। इसने भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। और इसी सिकंदरी गज की लेंथ की बात अगर अपन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिकंदरी गज की लंबाई जो है ये मेरे प्यारे गज सिकंदरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सेम ये दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। 30 इंच जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों इस गज सिकंदरी की लंबाई हुआ करती थी, 30 इंच। ओके, लेंथ जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों कितनी थी? 30 इंच गज सिकंदरी की लंबाई हुआ करती थी। भूमि मापन के लिए इसके द्वारा सिकंदरी गज सिकंदरी का प्रयोग मेरे प्यारे दोस्तों किया गया था। यहां तक मामला क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिएगा जी, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट बात आती है उसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। सिकंदर लोदी के ही बारे में डिस्कस हम कर रहे हैं, और इसी के बाद में दिल्ली सल्तनत का समापन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके बाद में शासक आएगा बहलोल लोदी, के बाद में सिकंदर, सिकंदर के बाद में इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी आपको पता है कि इब्राहिम लोदी के समय ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और भारत में दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। बाबर फाउंडर आएगा, लेकिन उससे पहले सिकंदर लोदी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके समय मेरे प्यारे दोस्तों एक आयुर्वेद का ग्रंथ था, और इस आयुर्वेद के ग्रंथ की बात अगर अपन करेंगे तो इसका क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? ट्रांसलेशन करने का कार्य किया गया था। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसके बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिकंदर लोदी के समय इसका क्या किया जाता है? ट्रांसलेशन किया जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों ये ट्रांसलेशन जो है फरंगी सिकंदरी के नाम से फारसी भाषा में करवाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनुवाद, कौन सी भाषा में? फारसी में। नाम किससे? फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी के नाम से जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों ट्रांसलेशन करने का कार्य जो है, आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद करने का कार्य जो है
ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों को सिकंदर लोदी के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई कि आगरा शहर की स्थापना इसके द्वारा की गई। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा मुहर्रम और ताजिए निकाले जाते हैं आज जैसा हम देखते हैं, लेकिन इस सिकंदर लोदी के द्वारा जो ये मुहर्रम और ताजिया जो है इसके ऊपर रोक लगाने का कार्य इसके द्वारा कर दिया गया था। तथा साथ ही साथ स्त्रियां जो हुआ करती थी, उनके संत और पीर जो हुआ करते थे, उनकी मजार पर जाने पर रोक लगाने का कार्य भी सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं क्या, मैंने ये कहा आपको सिकंदर लोदी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसने मुहर्रम व ताजिया निकालने पर, मुहर्रम व ताजिया निकालने पर रोक लगाई। तथा साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि स्त्रियों के संत व पीरों की मजार पर, पीरों की मजार पर जाने से रोक लगाई। और साथ ही साथ हम अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, इसने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर वसूल किया। तीर्थ यात्रा व जजिया कर जो था ये इसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों वसूल किया जाता है। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। सिकंदर लोदी के बारे में मैंने आपको ये बताया कि इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और इसी आगरा की वो 1506 ईस्वी में अपनी कैपिटल बनाया और यहीं पर बादलगढ़ के किले का निर्माण इसके द्वारा करवाया जाता है। यशवंत जो था मेरे प्यारे दोस्तों गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था और इसी के द्वारा भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी या सिकंदरी गज को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी लेंथ जो है वो 30 इंच हुआ करती थी। साथ ही साथ हमने अभी बात की एक इसी के समय आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसका ट्रांसलेशन फारसी में हुआ और किस नाम से किया गया इसके बारे में मैंने आपको बताया। फरंगी सिकंदरी की बात अगर अपन करेंगे तो इस नाम से इस आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद होता है। फिर मैंने एक कहा इसके द्वारा मुहर्रम व ताजिया निकालने के ऊपर रोक लगाने का कार्य किया गया। साथ ही साथ स्त्रियों को संत और पीरों की मजार पर जाने पर रोक लगा दी गई और तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों इसके द्वारा वसूल करने का कार्य किया गया था। यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आप देखिएगा सल्तनत का जो अंतिम शासक आता है उसके बारे में बात करते हैं और ये सल्तनत का जो अंतिम शासक है इसका नाम आता है दोस्तों इब्राहिम लोदी। क्या नाम है, इब्राहिम लोदी। और 1517 से 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक यहाँ पर इब्राहिम लोदी के द्वारा ही शासन किया गया था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये लिख सकता हूँ कि यह सल्तनत का, यह लोदी वंश व सल्तनत का अंतिम शासक था। सल्तनत का अंतिम शासक था कौन जी, हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों इब्राहिम लोदी। दूसरी बात हम अगर करें इब्राहिम लोदी के समय ही मेवाड़ के शासक की बात अगर की जाएगी तो मेवाड़ के शासक का नाम आता है राणा सांगा। राणा सांगा भैया इस समय मेवाड़ के शासक थे और इधर दिल्ली की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और दिल्ली के शासक का नाम आता है इब्राहिम लोदी। तो इन दोनों शासकों के मध्य मेरे प्यारे दोस्तों 2 युद्ध लड़े गए थे और ये युद्ध कौन कौन से थे उनकी बात हम अगर करें तो मेरे प्यारे दोस्तों एक तो आता है खातौली का युद्ध और दूसरे की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा युद्ध जो लड़ा गया ये लड़ा गया था बाड़ी का युद्ध। दोनों ही जगह राजस्थान में आती है, खातौली का युद्ध और दूसरा कौन सा है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी की अगर बात करेंगे 1518 में लड़ा गया था और ये 1517-18 में मेरे प्यारे दोस्तों ये खातौली का युद्ध लड़ा गया था। तो दोनों युद्ध मैंने आपको बताया खातौली और बाड़ी। मेवाड़ का मतलब राजस्थान में चित्तौड़ वाला रीजन, उदयपुर वाला रीजन मेवाड़ कहलाता था और यहाँ के शासक थे राणा सांगा जिनके द्वारा बाबर के साथ भी युद्ध किया जाएगा। आगे जब हम बात करेंगे खानवा के युद्ध की बात आती है।
और यहाँ दिल्ली के शासक का नाम इब्राहिम लोदी, और दोनों ही युद्ध जो हुए, इन दोनों ही युद्धों में इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है, और राणा सांगा जो थे मेवाड़ की, इनकी क्या होती है जी, जीत होती है। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक और लोदी वंश के अंतिम शासक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको बताई कि ये लोदी वंश व दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के सामने 2 युद्धों में हार मिली, पहले खातोली और दूसरा कौन सा, बाड़ी। खातोली और बाड़ी दोनों युद्धों में राणा सांगा की जीत और इब्राहिम लोदी की हार। आगे बढ़ते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार अंत हुआ उसी की बात अगर कर ली जाए तो वैसे तो मैं जब आपको बाबर के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, दिल्ली सल्तनत के अंत की बात करेंगे और मुगल वंश की स्थापना की बात करेंगे, तब मैं पानीपत के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा किस प्रकार भारत पर आक्रमण अर्थात इब्राहिम लोदी पर जो बाबर के द्वारा अटैक किया गया वो किया गया, तो उसके पीछे कारण क्या रहे थे वो भी हम चर्चा करेंगे। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी की बात आती है, 1526, और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इधर तो मेरे प्यारे दोस्तों इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था, और इधर मेरे प्यारे दोस्तों बाबर की बात हम अगर करें जो मूल रूप से फरगना का था, बाद में काबुल पर अधिकार कर लिया गया था बाबर के द्वारा, काबुल को अपनी कैपिटल बना लिया गया था। 1519 में इसके द्वारा यूसुफजई जाति के ऊपर भी अटैक किया गया जो भारत के विरुद्ध किया गया, इसका प्रथम आक्रमण भी आता है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं जब बाबर के बारे में बात करेंगे। लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध आपने सुना होगा कि भारत में प्रथम बार आर्टिलरी की बात हम अगर करें या तोप खाने की बात अगर करें तो भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग करने वाला शासक भी बाबर ही था। युद्ध के मैदान में जब युद्ध हुआ तो मेरे प्यारे दोस्तों इब्राहिम लोदी जो है ये युद्ध के मैदान में मारा गया। कौन मारा गया जी? इब्राहिम लोदी। और बाबर की इस युद्ध में क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक आता है जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया था, उसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों इब्राहिम लोदी। और इसी युद्ध के बाद पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया, इसी युद्ध के बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है, और दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इब्राहिम लोदी सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, और भारत में मुगल साम्राज्य की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का जो हमारा सफर था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी, ये अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा, अगली जो क्लास होगी उसमें शुरुआत करेंगे मुगल वंश की और बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर किस प्रकार यहाँ पर आया था, कौन कौन से युद्ध इसके द्वारा लड़े गए थे, इन सब की चर्चा हम करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैंने ये कहा आपको कि एसएससी कैटेगरी में मेरा बैच आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आ रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 रहेगा। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप किसी भी कैटेगरी में अगर कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही जिस कैटेगरी में कोर्स ज्वाइन करेंगे सभी क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी। और यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, प्रवीण कुमार, ताकि सर्च कर कीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे आप फॉलो कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल सेशन लगाए जाते हैं वो सारे स्पेशल सेशन का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सकेगा। ओके गाइस, तो ये था आज का सेशन। कल हम मुगल वंश के बारे में बात करेंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कीजिएगा। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम कल करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तैयारी आप लोग करते रहिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।